A very good evening, friends. I welcome you all to our channel Dream पाठशाला। तो अब तक हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है छठा लेक्चर। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने ग्रामर पढ़ी थी, हमने रूल नंबर 1 पढ़ा था, और रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2 जो था उसमें स्पेशल मॉडल्स पढ़े थे। नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सब हमने पढ़ लिया था। कल के पोर्शन में जो हमारा पार्ट रह गया था वो रह गया था हाउ डेयर और हाउ डेयर्ड का। अब देखिए हाउ डेयर और हाउ डेयर्ड में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए हाउ डेयर हाउ डेयर्ड दोनों ही मॉडल हैं। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, आपको इन दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करना है कि आप हाउ को अलग ट्रीट करें और डेयर्ड को अलग ट्रीट करें। नहीं, ये मॉडल हैं, इनको एक साथ ही यूज किया जाता है, तो इन्हें आप एक साथ ही यूज करेंगे, इतनी आप मेहरबानी करेंगे। अब जब आपने मॉडल की तरह इन्हें यूज कर लिया तो नेक्स्ट चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो क्या आएगी कि सर जैसे ही मैंने मॉडल लगाया मुझे इतना समझ में आ गया कि मॉडल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। इतना क्लियर होता है? मॉडल के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो चाहे टेंस प्रेजेंट का हो, चाहे टेंस पास्ट का हो, कुछ भी टेंस हो, मुझे क्या लेना, मुझे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। तो अब इन दोनों में बताइए, हाउ डेयर यू एंटर माई कार और हाउ डेयर्ड यू हिट माई कार। दोनों ही केसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट का है चाहे सेंटेंस पास्ट का है। अब इनका मैं दोनों का मतलब भी आपको समझा देता हूं। हाउ डेयर यू एंटर माई कार, इसका मतलब है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है, हो जाती है मेरी कार में एंटर करने की। और हाउ डेयर्ड का मतलब क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये किसी पास्ट के टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने स्पेशल मॉडल्स अब तक आपको बताई हैं। आज हम देखते हैं एक्सेप्शनल केसेस। अब इन्हें एक्सेप्शनल केसेस कह लीजिए, या जिस तरीके से हमने हाउ डेयर, हाउ डेयर्ड, हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर ये सब पढ़े थे, इन्हीं की तरह याद कर लीजिए। इनमें क्या है कि आप जो मॉडल यूज करेंगे वो यूज्ड टू, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इनको भी रट लीजिए, क्योंकि इन्हें भी आप एक जोड़े की तरह यूज करेंगे। यूज्ड टू जो है उसे आप यूज्ड अलग और टू अलग यूज नहीं करेंगे जब वो मॉडल का सेंस दे रहा है। यू ऑट टू, हैज टू, हैव टू, पहले मैं आपको इन सबको बता देता हूं, और इन सबको ये भी बता देता हूं कि इनका यूज जो होगा वो मॉडल की फॉर्म में जब होगा तो वो इन्हें एक जोड़े की फॉर्म में ही यूज होगा। क्लियर है? अब यूज्ड टू का मतलब समझिए। यूज्ड टू आपको क्या बताता है कि एक पास्ट का हैबिचुअल एक्शन है। ये कैसे सर? मैं बताता हूं आपको। देखिए यूज्ड टू जो होता है ये है पास्ट का हैबिचुअल एक्शन, मतलब आप कोई भूतकाल में कोई आदतन कार्य करते थे, कोई आदत थी आपको कोई कार्य करने की, तो उसके लिए यूज होगा यूज्ड टू। जैसे आई यूज्ड टू प्ले। एग्जाम्पल को लिखते जाइए कॉपी में, कॉपी पेन लेकर बैठिए। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आपका फेसबुक ग्रुप का लिंक है, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए, हमसे कनेक्ट हो जाइए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कल के लेक्चर तक की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी गई है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट या कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है कि मैं खेला करता था। अब बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या समझते हैं कि आई प्लेड इसका मतलब भी यही होता है कि मैं खेला करता था। अरे नहीं, आई प्लेड का मतलब तो हो जाता है कि मैं खेला, मैं खेलता था। ठीक है, लेकिन आई प्लेड को जनरली हम बोलेंगे मैं खेला। पास्ट का एक टाइम अगर एक्शन हो रहा है तो वो सिंपल पास्ट ले गया, लेकिन अगर पास्ट का कोई हैबिचुअल एक्शन है, कोई आदतन कार्य है कि मैं डेली करता था या मैं यूजुअली किया करता था, तो उस केस में क्या आएगा? यूज्ड टू। क्लियर है? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेला करता था। वापस आते हैं। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है हमारा ऑट टू। अगला मॉडल है हमारा ऑट टू। ऑट टू क्या होता है आपका? ये बताता है मॉरल ऑब्लिगेशन को। सर मॉरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपकी नैतिकता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अब आप करें या ना करें ये आप पर निर्भर करता है। कैसे सर? कोई एग्जाम्पल?
आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, उनको आप माने या ना माने, ये आपकी क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, आपको माननी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने से बड़ों का सम्मान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, ये क्या है, आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना चाहिए। आप करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। क्लियर है? तो ऑट टू क्या हो गया आपका, मॉरल ऑब्लिगेशन का मॉडल। यूज्ड टू क्या हो गया, पास्ट का हैबिचुअल एक्शन का मॉडल। हैज टू, हैव टू, हैड टू। हैज टू, हैव टू क्या बताते हैं कि कोई एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है उसमें मॉडल ऑफ कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब क्या है कि आपको फ्यूचर में ये एक्शन करना पड़ेगा। क्लियर है? करना पड़ेगा। और हैड टू क्या बताता है, करना पड़ा। जैसे आई हैड टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ा, आई हैड टू। और आई हैव टू डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या है, मुझे ये कार्य करना पड़ेगा। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? हैव टू, हैज टू अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो मुझे बता रहे हैं कि फ्यूचर में मेरा कंपल्शन है, लेकिन अगर मैं हैड टू यूज कर रहा हूं तो वो बता रहे हैं कि ये मेरा पास्ट का कोई कंपल्शन था। ठीक है, अब इसका एग्जांपल्स देख लीजिए। वी शुड नॉट डिसओबे, शुड एक मॉडल होता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट डिसओबे लगा दिया, लेकिन वहीं अगर ऑट आ जाएगा तो ऑट टू को एक साथ यूज करेंगे और फिर डिसओबे आएगा। क्लियर है? हैज टू, हैव टू मॉडल ऑफ कंपल्शन, हैड टू मॉडल ऑफ कंपल्शन इन पास्ट। जैसे यू हैव टू पे द रेंट, तुम्हें किराया पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। ही हैज नॉट टू गो एनीवेयर, उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। वंस आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, एक बार मैं दिल्ली में रहा करता था, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं दिल्ली में रहा करता था। तो यहां हो गया यूज्ड टू, हैज टू, हैव टू। आई गेस ये सब क्लियर हो चुका होगा अब तक, ठीक है। और यहीं पर अगर हैव टू की जगह हैड टू आ जाता तो क्या हो जाता, तुम्हें रेंट पे करना पड़ा। क्लियर है? आई होप अब तक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा हुआ रूल नंबर 1 खत्म, जिसमें हमने पढ़ा मॉडल्स के बारे में कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद हमने सीखा कौन कौन सी आपकी एक्सेप्शन है या यूज्ड टू, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, इनके बारे में। और उसके बाद हमने सीखा आपका हाउ डेयर, हाउ डेयर्ड, नीड नॉट, इन सब के बारे में। क्लियर है? आज हम पढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी बहुत प्यारा है। आपने बी फॉर्म देखी है कभी? बी फॉर्म, सर ये क्या है? अब देखिए, बी का 2 तरीके से यूज होता है, या तो हेल्पिंग वर्ब में या मेन वर्ब में। जब हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है तो वो इज, आर, एम, वाज, वर। प्रेजेंट में इज, आर, एम जो है ये आपके हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, और पास्ट में वॉज, वर जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। और बी में अगर आईएनजी लग जाए तो बन जाता है बीइंग, और बी में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो बन जाता है बीन। इस तरीके से बी की टोटल 7 फॉर्म होती हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि बी की 7 फॉर्म होती हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन। क्लियर है? रट्टा मार लिया, आगे पढ़िए। तो सर ये मैंने याद तो कर लिए, अब इनका यूज क्या है? अरे भाई रुको तो सही, बताता हूं। अगर आपको दिख गई बी फॉर्म तो बी के बाद आपको इन चीजों का यूज करना है। क्या सर? बी के बाद या तो आप यूज करो एडजेक्टिव, बी के बाद या यूज करो नाउन ऑफ आइडेंटिटी। बिल्कुल नया है सर ये तो, क्या पढ़ा रहे हो आप? या अरे रुको तो सही, पिछले टॉपिक समझ में आए ना, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और ये समझ में आए और फिर देखिएगा आपकी इंग्लिश क्या हो जाती है। अरे द हिंदू पढ़ने लग जाओगे यार। चलो आगे देखो, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बी प्लस प्रपोजिशन। इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, इसको मैं बाद में एग्जांपल से समझाऊंगा। क्लियर है? अभी के लिए हम ये 4 चीजें रखते हैं, जिसमें इस लेक्चर में हम 2 चीजें सीखेंगे, अगले लेक्चर में बाकी की 2 चीजें सीखेंगे। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए पहला हमारा पार्ट आया बी प्लस एडजेक्टिव। सर बी प्लस एडजेक्टिव ये क्या होता है? मैंने क्या बताया, जहां भी बी लिखा है उन 7 फॉर्म्स को याद करो, उन 7 फॉर्म्स को याद करो। मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि उन्हें कहीं भी लगाकर देख लेना, कहीं भी लगाकर देख लेना, फिर आप बोलोगे कि यार नियम जो है ना ये तो बहुत शानदार बताया है। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं शी इज सक्सेस, बोलते हैं आज भी इंग्लिश में सी इज सक्सेस, जबकि सक्सेस क्या है बताइए?
आपने पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव वर्ब पढ़ लिया। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है सारे लेक्चर्स देख डालिए। मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ इस लेक्चर को देखने से नहीं होगा, जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखेंगे बात नहीं बनेगी, क्योंकि मैं लिंक करता हुआ चल रहा हूँ। एक बार आप लेक्चर 10 या 12 पर पहुंचे उसके बाद से आपकी चीजें एकदम स्मूथ चलने लग जाएंगी और आपको सारे कंसेप्ट एकदम इंग्लिश मक्खन हो जाएगी, केक वॉक हो जाएगी आपके लिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सक्सेस क्या होती है, तुम्हारी सक्सेस मेरी सक्सेस। तो बी के बाद क्या नाउन आएगी, बी के बाद आएगी नाउन ऑफ आइडेंटिटी। ये क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि नाउन नहीं आएगी, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आएगी बी के बाद। तो सक्सेस नहीं आएगा, सक्सेस नहीं आएगा। अगर यहां लिखा होता ना शी, यहां पर अगर आप देखिए मैं आपके तार हिला देता हूं सारे, शी इज अ सक्सेस। अब और एक एग्जांपल देता हूं आपको, देखो क्लियर होंगे आपके कंसेप्ट। विराट कोहली, वी के लिख देते हैं, विराट कोहली एज अ क्रिकेटर इज अ सक्सेस। बताओ सेंटेंस सही है या नहीं है? तुम्हारे टीचर्स ने जो भी पढ़ाए हो उसमें सारे नियम लगा के देख लो, क्या ये सेंटेंस तुमसे बन रहा है? बन रहा है दोस्त? इसमें पता है क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, बी फॉर्म ढूंढी, बी फॉर्म ढूंढी, बी के बाद ये जो है ना अ सक्सेस, ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी बता रहा है। ये अभी हम पढ़ेंगे कि नाउन ऑफ आइडेंटिटी कैसे है, लेकिन इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा कि राम इज अ गुड बॉय, नहीं पूछेगा आज की डेट में। आज की डेट में सेंटेंस बनाकर पूछेगा और वहां यही सिस्टम काम आएगा, जो एक्चुअल में इंग्लिश है ना वो काम आएगी आपके। ठीक है, तो एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए और 2-3 बार लेक्चर्स को देखिए। हो सकता है बिल्कुल नया कंसेप्ट है इसलिए आपको समझ ना आ पाए, लेकिन कोशिश कीजिए। एक बार अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो जो हमेशा आप लेकर घूमते हो ना कि इंग्लिश नहीं हो रही है मुझसे, इंग्लिश नहीं हो रही है, वो खत्म हो जाएगी चीज। देखिए बी के बाद एडजेक्टिव का यूज अभी हम पढ़ते हैं। सक्सेसफुल क्या है ये, तुम कैसे हो, सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो सर बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो सही हो गया। लेकिन शी इज सक्सेस नहीं हो सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अगर यहां पर ए लगा होता तो ये सही हो जाता। ये मैं आपको अगला जो टॉपिक है हमारा नाउन ऑफ आइडेंटिटी, इसमें बताऊंगा, तो अभी के लिए इस चीज को छोड़ते हैं। अब देखिए आई एम कंफ्यूज या आई एम कंफ्यूज, ये तो आप में से कुछ लोग गलती करेंगे कि आई एम कंफ्यूज या आई एम कंफ्यूज, बताइए। अब देखिए कंफ्यूज क्या होता है, कंफ्यूज क्या होता है, वर्ब, वर्ब होती है। अरे भाई क्या बताया था मैंने, वर्ब पहचानने के लिए ईडी लगाओ, आईएनजी लगाओ। कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग, मतलब कंफ्यूज क्या हो गई, वर्ब। क्या मैंने बताया कि बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? क्या मैंने ऐसा बताया? इसको दिमाग में बैठा लो, एटलीस्ट इसको 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 और इसको तो बिठा ही लो, इन चारों को। तो क्या मैंने बोला कि बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? कहीं इसमें लिखा हुआ है? नहीं आती सर, नहीं लिखा हुआ, तो मतलब बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब है कि सर कंफ्यूज तो गलत हो गया। कंफ्यूज्ड क्या है, तुम बताओ, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, कंफ्यूज्ड हो। तो कंफ्यूज्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कंफ्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी यूज हो सकता है, कंफ्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी यूज हो सकता है, और कंफ्यूज्ड एडजेक्टिव के रूप में भी यूज हो सकता है। लेकिन यहां किसके रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में। वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में कब यूज होता, जब पैसिव में एक्शन ट्रांसफर होता। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो पैसिव में यूज होती है। अभी के लिए आपको मैंने ये सिर्फ दिखाया है, अभी मैंने समझाया नहीं है, तो अभी के लिए आप इसे स्किप कर सकते हैं। अभी के लिए जितना बताया आप उतना समझिए कि कंफ्यूज्ड जो है एडजेक्टिव है, तो बी प्लस एडजेक्टिव सही हो गया, आई एम कंफ्यूज्ड। इसी तरीके से यू आर सेलेक्ट या यू आर सेलेक्टेड, सेलेक्ट क्या है मेरे दोस्त, वर्ब है। मैंने बताया बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, आएगी तो आईएनजी लगकर आएगी, और
नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग कर आएगी, लेकिन यहां तो दोनों में से ही कोई नहीं है, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। क्लियर है? तो सेलेक्टेड ये कैसा है? सेलेक्टेड है, तो सेलेक्टेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? तो ये सही हो गया, यू आर सेलेक्टेड सही है, यू आर सेलेक्ट गलत है। क्लियर है टॉपिक? आप चारों को जब समझ लेंगे कि बी के बाद एडजेक्टिव आता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आती है, वर्ब में आईएनजी आती है, वर्ब में थर्ड फॉर्म आती है, और कुछ जगह पर बी के बाद प्रपोजिशन लग के भी आती है। जैसे शी इज लाइक मी, ही इज लाइक मी, ठीक है, ही इज इन द रूम। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, इसलिए इन चीजों को बाद में हम देखेंगे। अभी आप जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते जाइए, सिर्फ दिमाग को रख दीजिए टेबल पर, और बिल्कुल जीरो, आपको कुछ नहीं आता है ऐसा मानकर पढ़ने बैठिए, तो आप समझेंगे। अगर आप ऑलरेडी जो जो पढ़ रखा है आपने उससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो सब गचपच हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भूल जाइए आपने जो जो भी पढ़ा है, और आप एक बार बिल्कुल जीरो से शुरू करने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी। सर ये नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी होती है ऐसी नाउन जो आपकी पहचान बताए। पहचान कैसे बताए सर? जैसे मैं आपसे पूछूं कि तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो ये इसमें जो आंसर मिलेगा आपको कि मैं ये काम करता हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक टीचर हूं, ठीक है, ये जो बता रहा है कि स्टूडेंट टीचर ये क्या कर रहा है, मुझे एक पहचान देने का काम कर रहा है। कल के लिए मुझसे पूछेगा कि अरे भाई वो बंदा क्या करता है, राम क्या करता है, तो तुम बोलोगे कि राम, अच्छा वो वाला राम जो स्टूडेंट है। तो ये स्टूडेंट वर्ड जो है उसने मुझे एक पहचान दे दी कि हजारों राम में से अगर आपको इस राम से मिलना है तो वो राम कौन सा है? जो स्टूडेंट है। क्लियर है? तो वो क्या होती है आपकी नाउन ऑफ आइडेंटिटी। अब देखिए ही इज अ स्टूडेंट, अब आपको नहीं पता ये ही कौन है, लेकिन ये स्टूडेंट मिलने से, ये स्टूडेंट जो है, इस स्टूडेंट ने इस ही को एक आइडेंटिटी दे दी कि अब अगर आपको उस ही को पहचानना है कि वो ही कौन है, तो वो ही कौन है? वो एक स्टूडेंट है। ठीक है ना? अब अगले एग्जांपल में जैसे आपको इस इट को पहचानना है कि ये इट क्या है, ये एक बीमारी है, तो इस इट को एक आइडेंटिटी दे दी। समझ आ रहा है? थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन समझने की कोशिश करो। एक इंग्लिश को एक नए आयाम देकर पढ़ने की कोशिश करो। इंग्लिश यही है, असल इंग्लिश यही है। जो आपको अब तक पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें आपको बेसिक्स नहीं समझाया जा रहा है दोस्त। वो आसान बहुत लगता है, सिर्फ नियम पढ़ लिए, रट लिया, लेकिन उससे नहीं होगा। अब तक आपको इतने साल हो गए तैयारी करते हुए, अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा अगर आप अपना पैटर्न चेंज नहीं करेंगे। एक बार समझने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको समझ जरूर आएगा। मैं आपको बहुत बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए मैंने क्या बताया, जैसे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर फादर, एक तो हो गया हु इज योर फादर, उसमें नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या हो गई कि आपने अपने पिताजी का नाम लिया, मेरे पिता का नाम XYZ है। एक क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर फादर, कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं। क्या है का मतलब क्या है कि आप जो भी जवाब दोगे कि मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरे पिताजी एक टीचर हैं, मेरे पिताजी लॉयर हैं, एडवोकेट, कुछ भी हैं, जो भी हैं XYZ, वो क्या करेगा, आपके पिताजी को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे बोलते हैं ना कि जब जॉब लग जाएगी तो हमें एक आइडेंटिटी मिल जाएगी समाज में। अरे तो वो जॉब क्या है, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। आई एम, क्या बोलोगे आप, आपकी जब भी जॉब लग जाएगी किसी में, आई एम एन इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है, क्या बोलोगे, आई एम अ बैंकर, और भी कुछ जो भी आपको बैंक में लगी तो बैंकर, SSC के थ्रू लगी तो जिस भी पोस्ट पर लगोगे, वो क्या करेगा, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नाउन ऑफ आइडेंटिटी। तो माई फादर इज अ फार्मर, ये फार्मर क्या कर रहा है, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? देखिए मैंने इसलिए लिख भी दिया है कि अगर आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो तो आप जब PDF पढ़ें तो समझ आ जाएगा। यहां और फार्मर जो है, अब देखिए ए क्यों लगाया, ए क्यों लगाया, क्योंकि फार्मर जो है वो काउंटेबल नाउन है। आर्टिकल जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब ये तो आपने वैसे भी पढ़ रखे होंगे बचपन में ही,
है ना, ए एंड द, इन सबको तो पढ़ाते ही हैं। तो अभी के लिए आप क्या याद रखोगे, ए, ये क्यों लगाया, क्योंकि फार्मर क्या है, काउंटेबल नाउन है, एक किसान, दो किसान, तीन किसान। ये क्या कर रहा है, आपके पिताजी को नाउन ऑफ आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे इट इज अ मेडिसिन, यह क्या है, एक दवाई है। इट इज अ पेन, यह एक पेन है। अब बताइए, इट इज अ वाटर या इट इज वाटर? यहां क्या आएगा, इट इज वाटर, क्योंकि वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल। वाटर क्या होता है, अनकाउंटेबल। एक पानी दो पानी बोलते हो क्या, नहीं बोलते ना, तो वहां ए एन का यूज नहीं होता। हाँ, कई जगह द का यूज हो सकता है। द का यूज कब होगा, जब हम उसको आइडेंटिटी क्या कर रहे हैं कि यही वाला पानी, पर्टिकुलर यही पानी, गंगा का पानी, यमुना का पानी, आपके नल का पानी, इस तरीके से। खैर वो चीजें हम आर्टिकल में देखेंगे। अभी के लिए आप क्या याद कीजिए कि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें ए एन वगैरह जैसे आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। क्लियर है? आज का लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके सारे कंसेप्ट अब तक के क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ही इज अ माइजर। माइजर का मतलब होता है कंजूस। माइजर ये होता है कंजूस। माइजर जो होता है वो नाउन होती है, और माइजरली जो होता है, माइजरली, ये एडजेक्टिव होता है। सर दिखाइए हमें, तो देखो, ये देखिए, देखिए माइजरली, माइजरली क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। और सर माइजर भी देख लीजिए, माइजर, माइजर क्या हो गया, नाउन। क्लियर है? तो यहां से मुझे क्लियर हो गया कि माइजर जो है वो नाउन है और माइजरली जो है वो एडजेक्टिव है। अब तक के सारे कंसेप्ट समझना। ही इज अ माइजर, ही को आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम किया, आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम किया अ माइजर ने, तो ये सेंटेंस सही है। अब यहां पर मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं आपके लिए, ही इज माइजर। अब आप बताना मुझे कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब तक आप शायद इन सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे होंगे। ही इज अ माइजरली मैन, माइजरली क्या है, एडजेक्टिव, मैन क्या है, नाउन, तो ही इज अ मैन, ही इज अ मैन, नाउन ऑफ आइडेंटिटी मिल गई, तो ही इज अ मैन सही है। उस मैन की क्या बता रहा है, विशेषता, कि वो मैन कैसा है, माइजरली है। तो माइजरली ने क्या काम कर लिया, एडजेक्टिव का काम कर लिया। क्लियर है? तो ये सेंटेंस भी सही हो गया। अब ही इज माइजरली, अरे सर ये क्या है, यही तो चीजें समझने की हैं दोस्त। बी के बाद एडजेक्टिव बताया था मैंने, आज ही बताया है ऊपर, बी के बाद एडजेक्टिव का यूज हो सकता है, हो सकता है सर। तो ही इज माइजरली भी सही होगा। ये चीज डिफरेंस आएगा जब आप इस तरीके से इंग्लिश सीखोगे, वरना अभी तक आप क्या सोचते कि सर ये तो सेंटेंस ही अधूरा है। लेकिन अब क्लियर हुआ कि अरे सेंटेंस भी पूरा है और सेंटेंस सही भी है। अब मुझे बताइए, ही इज माइजर सही है या गलत है? ये गलत है, क्योंकि माइजर के साथ अगर ए लग गया, ठीक है ना, ए लग गया, तो इसने ही को नाउन ऑफ आइडेंटिटी दे दी कि वो क्या है, एक कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी है। लेकिन जब तक उसके आगे ए नहीं लग रहा, वो उसे आइडेंटिटी नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम इसे और आगे समझेंगे, आगे एक्सप्लेन मैं और अच्छे से करूंगा। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल लेके आऊंगा, इसके बाद हम पूरी प्रैक्टिस शीट करेंगे, एक 10-15 क्वेश्चन में आपको लेकर आऊंगा, और एक दिन सिर्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल करेंगे, उससे आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टिल देन बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए ड्रीम पाठशाला के साथ, क्योंकि ड्रीम पाठशाला है आपके साथ। लेट्स गो बियॉन्ड लिमिट्स। और अगर आपने अब तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो यहाँ पर ये प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट को जाइए और सारे लेक्चर्स अब तक के देख डालिए, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।